सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन केस। तो आज हम यहाँ नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटिव केस। पहले हमने 3 केस पढ़ चुके हैं, आज हम डेटिव केस के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया, रमा गेव ए बॉल, रमा ने एक गेंद दी। और सेकंड एग्जाम्पल एक दिया है, रमा गेव हरी ए बॉल। तो यहाँ एक सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट जो सेंटेंस है आपके पास, इसमें आपके पास रमा क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वर्ब के बाद, तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ब के मीन्स को कंप्लीट कर रहा है। रमा ने दिया, क्या दिया, एक बॉल। तो मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जो वर्ड हमें व्हाट का आंसर देता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड अगर हम सेंटेंस देखें तो सेकंड सेंटेंस में रमा क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब, और हरी क्या है आपके पास, और ए बॉल, ये दोनों ऑब्जेक्ट है अपने आप में। तो रमा ने एक बॉल किसको दी, तो जो वर्ड हमें हुम का आंसर देता है उसे हम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और क्या दिया, एक बॉल दी, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ देखा कि एक सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, एक में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के बारे में बताया गया है। अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं तो इन द सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड, हमें बताया गया है दैट हरी वॉज द पर्सन टू हुम रमा गेव ए बॉल, कि हरी वो व्यक्ति था जिसे रमा ने एक बॉल दी। द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ नाउन हरी को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोलेंगे, एंड इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डेटिव केस मानते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। So the noun ball, the ordinary subject is called the direct object and is in the accusative case, और हम यहाँ पर उसको accusative case में मानते हैं। अब हम यहाँ बात जो कर रहे थे, तो नाउन जो बॉल है, द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने बॉल को क्या माना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हरी को क्या माना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केस वैसे दोनों में ही ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। एक में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और एक में हम बताते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में हमें व्हाट का आंसर देता है, और जो वर्ड हमें हुम का आंसर देगा वो वर्ड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के टाइप भी आपको यहाँ पता चल गए, और हमने केस भी पढ़ लिए कि 2 केस होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। जिस सेंटेंस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया होगा वो शब्द, वो वर्ड हमें एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस की जानकारी देता है। लेकिन जिस सेंटेंस में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वो सेंटेंस का केस कौन सा होगा, डेटिव केस होगा। तो यहाँ जैसे कि एक नियम और बताया गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, कि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब रखा जाता है अगर 2 ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हों तो, एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ठीक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। अर्थात ये कहना चाहता है कि अगर एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दिए गए होंगे तो मेन वर्ब के जस्ट बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ठीक पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की स्थिति की जानकारी मिलती है कि एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के ठीक जस्ट बाद पाया जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब डिनोट्स द पर्सन टू हुम समथिंग इज गिवन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब जो होता है वो उस व्यक्ति के बारे में बताता है जिसे कोई वस्तु दी गई है, और फॉर हुम समथिंग इज डन, या जिसके लिए कोई काम किया गया है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ते हैं, नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपने नियरेस्ट वस्तु। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, रजत आर कैप्टन मेड 50 रन्स। रजत जो कि हमारा कैप्टन है उसने 50 रन बनाए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहूँ कि पहचान करनी है आपको रजत क्या है इसमें, तो हम यहाँ पर रजत को बता देंगे, रजत इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम जानकारी लेंगे कि आवर कैप्टन, फिर क्या बोलेंगे हम, आवर कैप्टन क्या चीज़ है, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो हम इसकी जानकारी अभी बताते हैं आपको। मेड क्या होगा इसका, वर्ब, और ये क्या होगा आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट। अब ये जानकारी लेते हैं कि आवर कैप्टन यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बता। अब रजत के बारे में ही हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
कि रजत क्या है, हमारा कैप्टन है। तो जो सब्जेक्ट के बाद में या नाउन के बाद में जो उसको डिस्क्राइब करता है, जो उसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। अपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। जैसे यहाँ बताया गया है व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बाद आती है। क्यों आती है? टू डिस्क्राइब इट, इसका वर्णन करने के लिए। द नाउन विच फॉलोज, जिसके वह अनुसरण कर रहा है, इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन, उसे नाउन टू द अपोजिशन कहा जाता है। विच कम्स बिफोर इट, जो इससे ठीक पहले आती है, उसी नाउन के बारे में बताती है। तो यहाँ अपोजिशन का मीन्स बताया गया। अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, बिल्कुल नज़दीक में रखना। अब इसके बाद अगर हम जानकारी लें तो हमारा एक केस और बचता है जिसे हम वोकेटिव केस के नाम से जानते हैं। तो वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। तो वोकेटिव जो केस होता है उसमें हम किसी को अपना नाम लेकर संबोधित करते हैं। जैसे जब हिंदी में या संस्कृत में हम जब कारक पढ़ते थे तो संबोधन का जो चिन्ह होता है वो होता है हे, हो, अरे। तो जैसे हम किसी को बुलाते हैं, हे इधर आओ, तो अगर हमने किसी को नाम लेकर अगर हमने उसे बुलाया, राम प्लीज़ कम हियर, अगर मैंने ऐसे बोला तो मैंने राम को क्या किया है, नॉमिनेट किया, या मैंने उसको नाम से बुलाया है, राम प्लीज़ कम हियर, राम यहाँ आओ। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर टॉम कम हियर, टॉम यहाँ आओ, तो यहाँ पर इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसमें हम किसी को नाम के साथ संबोधित करते हैं, वहाँ पर कौन सा केस होगा? हमेशा वोकेटिव केस होगा, जिसे हम हिंदी में संबोधन कारक के रूप में जानते हैं। तो अभी हमने जानकारी ली कि जो केस होते हैं नाउन के वो 5 होते हैं। पहला जो केस होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हमें सब्जेक्ट की जानकारी देता है, जिसमें सेंटेंस में हमें हु का आंसर देखने को मिलता है। जो शब्द हमें हु का आंसर देगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। सेकंड जो हमारा केस था वो ऑब्जेक्टिव केस था या एक्यूजेटिव केस था। ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं। जो वर्ड हमें व्हाट का आंसर देता है उसे हम एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। थर्ड जो हमारा केस होता है वो हमने कल जानकारी ली थी कि पजेसिव केस होता है। पजेसिव को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। पोजीशन या ऑथरशिप या ऑनरशिप को जो शो करते हैं, जो अपना कब्जा बताते हैं, उन चीज़ों को हम पजेसिव केस के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब पजेसिव केस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर का पोजीशन बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे? उसमें अपोस्ट्रोफी एस। जब भी किसी प्लूरल जिसके लास्ट में क्या जुड़ा होगा? एस, अगर उसका हमें पजेसिव बनाना है तो सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। जैसे सिंगुलर एक वर्ड है बॉय, अगर हमने इसका पजेसिव बनाना है तो हम लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस, तो बन जाएगा बॉयज़। अगर हमें प्लूरल वर्ड हमें मिला हुआ है बॉयज़ ऑलरेडी और हमें इसका पोजीशन बनाना है तो सिर्फ हम इसमें अपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे और लिख देंगे बॉयज़, इस तरह से। तो किसी भी नाउन का पोजीशन बनाने के लिए उसमें अपोस्ट्रोफी एस, और प्लूरल में अगर एस दिया गया है तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं प्लूरल में जिनके आगे एस नहीं जुड़ता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। जैसे MEN है, ये प्लूरल नाउन है। अब इसमें हम पोजीशन बनाना चाहिए तो हम जोड़ेंगे इसमें अपोस्ट्रोफी एस, तो क्या बनेगा? मेंस बनेगा। ठीक उसके बाद हमने आज पढ़ा जैसे कि डेटिव केस। डेटिव केस में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो होता है जो हमें किसका आंसर देता है? हुम का आंसर देता है, जो वर्ब के ठीक बाद यूज होता है, अर्थात मेन वर्ब के ठीक बाद यूज होने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ठीक पहले इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने बात की यहाँ पर नाउन्स इन अपोजिशन की। नाउन्स इन अपोजिशन क्या होता है? जब भी किसी नाउन के बाद कोई दूसरी नाउन दी होती है जो उसको फॉलो करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नाउन्स इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। अब हमने बात की यहाँ वोकेटिव की। वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन कारक। जहाँ पे हम संबोधन की बात करते हैं, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वो क्या कारक कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। तो ये हमारा नाउन का पूरा पार्ट हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले नाउन की परिभाषा पढ़ी, जिसमें हमने जाना कि नाउन किसे बोलते हैं? एक ऐसा शब्द जिसका कोई नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के हमारे पास भेद होते हैं 5, जिन्हें हम शॉर्ट में C2 मैप के नाम से जानते हैं। C2 का मतलब होता है कॉमन एंड कलेक्टिव, M फॉर मटेरियल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, P फॉर प्रॉपर नाउन। तो ये संज्ञा के 5 भेद हुए।
वापस से उन पांचों भेदों को हमने संज्ञा के गणना के आधार पर संज्ञा को हमने वापस से 2 भागों में बांटा, जिसे हमने बोला काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहा जा सकता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी हमने डिवाइड किया कि काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव नाउन आती है और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन आती हैं। उसके बाद हमने जानकारी ली कि नाउन को हम केवल 3 रेफरेंस में पढ़ते हैं। नाउन एज ए नंबर के हमने जानकारी दी कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके हमने रूल्स पढ़े जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। उसके बाद हमने जाना जेंडर, नाउन को जेंडर के रेफरेंस में भी पढ़ते हैं। तो जेंडर 4 होते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड होता है आपका फेमिनाइन जेंडर, थर्ड होता है आपका न्यूट्रल जेंडर एंड फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर। अब मैस्कुलाइन जो मेल को डिनोट करता है, जो फीमेल को डिनोट करता है, दैट्स फेमिनाइन जेंडर। थर्ड वन इज न्यूट्रल जेंडर दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल। जो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो सेम वर्ड यूज होता है उसे हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत काउंट करते हैं। उसके बाद हमने जेंडर को बदलने के नियम पढ़े थे, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन। हमने 3 तरह के नियम पढ़े थे इसमें। पहला नियम था कि हम पूरा कंप्लीटली वर्ड चेंज कर देते हैं, या फिर हमने दूसरा पढ़ा था सिलेबल के रूप में ESS INE TRIX या ए जोड़ देते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था कि उसके पहले या नाउन के पहले या बाद का शब्द पूरी तरह से बदलकर हम भी जेंडर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा नाउन केस, जो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया है। इसी के साथ आपका ये जो नाउन का जो चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप फॉर योर रेफरेंस आप एक बार पूरे वीडियोस को दोबारा देखिए। If you if you find any kind of difficulty, then you can contact to me on my personal mobile number. Thank you very much.